हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल्स। तो देखो, आज आई वुड लाइक यू टू मीट वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज करंटली परस्यूइंग इंटीग्रेटेड पीएचडी फ्रॉम आईसर टेवियम। जनरली जब जैम 2020 हुआ था, तो जैम 2020 में जो दिग्गेश की रैंक थी वो 800 रैंक थी। जनरली होता क्या है, 2022 में मैं भी जैम अपीयर किया था और उसी साल मैंने एनआईटी राउरकेला ज्वाइन किया था। बेसिकली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देन उसके बाद हम दिग्गेश से सुनेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से हमें डील करना चाहिए इंटरव्यू। जो भी उसने सीखा वहां से वो हमें जरूर आपको बताएगा कि बेसिक बातें क्या होती हैं, कहाँ हमसे गलतियां हो जाती हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बताऊंगा कि जनरली होता क्या है, हम जाम का पेपर दिए, हमारा पेपर में भी कुछ खराब हो गया, अच्छा हो गया, तो फिर हमें नहीं समझ में आता हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी पेपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। मेरा पेपर किसी वजह से थोड़ा सा पेपर खराब हो गया था। काउंसलिंग के टाइम पे ये सब फॉर्म जो होते हैं जनरली मार्च अप्रैल तक में आते हैं। तो होता क्या है कि उस टाइम हमें लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे ये लगा, मुझे पता तो था आईसेट्स के बारे में कि आईसेट्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं इवन अगर हमारा जैम खराब हो गया। देखो, एक बात थी, मेरी रैंक भी बहुत अच्छी थी नहीं, तो मुझे ये लगा, सबसे पहले मुझे ये लगने लगा था कि अगर मैं अप्लाई भी करता हूँ तो मुझे 100% मुझे ये लग रहा था कि मुझे कॉल नहीं आएगी इंटरव्यू के लिए। इन केस कॉल आ भी जाएगी तो यार मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, मैं शायद दे ही नहीं पाऊंगा। पहले तो यही लग गया था कि मुझे आएगी नहीं, मेरी रैंक तो अच्छी थी नहीं। तो फिर पहले तो मैंने अपने मन में ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी ही नहीं, तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया। सबसे पहली बड़ी गलती ये हो जाती। अब देखो, मैं इसलिए आपको ये सब बातें बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपका जैम हुआ है, मे बी कुछ बच्चों का शायद नहीं अच्छा हुआ, तो मैं उनको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके पास उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी बहुत सारी मिलेंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बस ये दिक्कत होती है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस की थी लास्ट ईयर, मैं नहीं चाहता कि अब उस तरीके से कोई भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करे। तो मैं अब आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। जो भी हेल्प चाहिए आपको, जो भी बातें आपको नहीं पता होती हैं, आईसर का फॉर्म कब आता है, आईसर का इंटरव्यू कैसे होता है, इवन मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी जिस भी कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस कॉलेज से कोई भी स्टूडेंट्स हो या कोई मेरा फ्रेंड हो तो वो आपको सारी बातें बताए, तो आपको बिलीव भी होगा क्योंकि वो वहां पे परस्यू कर रहा है उस कोर्स को, तो आपको अच्छे से बता सकता है। इसीलिए मैंने दिग्गेश जो मेरा फ्रेंड है उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए वो एक छोटा सा आपसे मीटअप करे, उसमें आपको बताए कि अपना एक्सपीरियंस कैसा था। तो आई वुड लाइक टू थैंक टू दिग्गेश जो हम सब के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके, उन्हें ये समझ में ना आए कि मेरा जैम खराब हो गया तो हमें अब क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास टोटल जो 5 आइसर्स है, आप पांचों आइसर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आइसर आइसर टीवीएम की बात करूं तो जनरली आइसर टीवीएम में जो ऑलमोस्ट आपकी अगर रैंक 1200 तक है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और जो भी बेसिक बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे पूछ सकते हो। अगर और कुछ भी जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। इवन मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेरीज जो भी हो वो दिग्गेश आपको बता दे। मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप नंबर तो नहीं, बट आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, उसमें दिग्गेश एडेड रहेगा। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो दिग्गेश विल हेल्प यू आउट। एंड अगर किसी को और कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि सर कैस एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब आता है, तो इन सब के लिए भी मैं जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके लिए बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट्स आती रहे वो आपको पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, myself Digyash Bhattacharya, currently an integrated PhD student at ICER Trivandrum, Chemical Science. I'm going to share my interview experience and all the related information regarding this ICER. So last year when I applied, there were two ways for the application. One was through your GEM rank and the other was a written test conducted by them and then further proceeded by the interview. So for the GEM rank, I would say if your rank is within 1000, you can get a call to the interview. And for the written test purpose, I have not much information. Then for the interview, actually, you need to go to the campus
but last year due to the COVID situation we had to give the interview online. Now coming to the interview part, there were 6 panel members. They were the faculty members. I'll be specifically talking about chemistry here. So they told me to introduce myself, so I told them my name, where I was from, and my current educational background. Then they asked me which is your favorite part or any favorite topic you have in chemistry. So I told them coordination chemistry, implying the inorganic part. Then the inorganic faculty started asking me questions. First, there was a question based on the intensity of two complexes. Like I was given two complexes, and I had to identify which was more intense. So I applied the Laporte rules or the spin forbidden, or if there was any charge spectra involved. Now, now if you are covering up coordination chemistry, I would strongly suggest to read this topic. I mean the charge spectra one, because in most of the interviews I have seen they ask this question. I mean it's one of the most probable questions which you get. Then there was a question from the spectrochemical series. Like I was asked how you are arranging the different ligands. I mean we have first the sigma donors, then the pi donors, and then the pi acceptors. So that's one. Then there were questions from chemical bonding. I had to explain about the CO molecular orbital diagram. Then from the CO molecular orbital diagram they went to the back bonding part as well. Then further they were asking me about the stretching frequencies. Then I was also given to draw structures of some of the oxo acids of phosphorus and nitrogen, as much I remember. So the inorganic chemistry part was fine for me, I would say. Then after that the organic faculty started asking the questions. Now I was given a slide where there were lots of questions. Then I had to write the product, but keeping in mind that I had to mention the stereo part. So the questions were not very tough, I would say, but the main problem was with the stereochemistry part. I mean for every question you had to mention the stereo. There were some of the reagents which I knew what will be the product, but the stereo with respect to those reagents I didn't know much about that. So anyway, but they kind of helped me. I mean they are very good people. Okay, if you get stuck, don't just sit idle. You just interact with them, and they will be giving you all the hints, and you need to approach in that direction. So for organic part, I would say that stereochemistry is very important. Then coming to the physical chemistry part, questions were mostly based on the graphs. But I got questions from chemical kinetics. Then I got questions from the real gases as well. In chemical kinetics, I got all the T-halves graphs, and there was a question from the consecutive reactions as well. In that also there was a graph given. So graphs are really very important, and same in the case of real gases as well. I got same graphs question from the compressibility factor. Like I had to draw the compressibility factor graphs for the real gases, the ideal gases, and somewhat more was there. And there was a question from solid state as well, mainly from the Miller indices, I would say. I had to draw the plane, and that's all. So these were some of the interview questions which I got. Now I would suggest that you should mostly stick to your basics, because that will help you a lot. And it's not a very tough interview, I would say, but but you need to keep your basics very, very strong. They are testing your basic knowledge mostly, and if you get stuck in a question, they will surely help you. I mean they keep on putting hints, and you need to approach in that direction. I mean they are just testing your problem solving ability, and if you don't know a question, don't give some unreasonable answers.
If you don't know, just simply say that sorry sir, I will not be able to answer them. So, and it's really fine. I mean, you no need to give all the answers. And yeah, don't get panicked in that. I mean, it's not a very tough thing. I mean, they are very good people. They will keep on interacting with you. I mean, they even give new information when you are solving a problem. So just keep it simple and do your best. And I really hope that this information will really help all the aspirants who are aiming for ICERS or any other research institution. So hope all of them does well, and all the best.